हेलो स्टूडेंट्स, क्लास आप लोगों की लाइव हो चुकी है। एक बार जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाइए और मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए। एक बार जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाइए और कमेंट मुझे कर दीजिए कि कौन कौन बच्चा लाइव हो चुका है। गुड इवनिंग बेटा सभी को। कैसे हो सभी आप लोग? दिव्या, बुशरा, पूजा, काफी बच्चे लाइव आ चुके हैं। एक बार जल्दी से कमेंट करें और जुड़ जाइए। एक बार हम क्लास का क्विक रिवीजन ले लेते हैं। मुझे लग रहा है एक कमेंट ना 10-10 बार आ रहा है। तो जो भी बच्चा लाइव है बेटा एक बार जल्दी से जुड़ जाओ। ये इंग्लिश पेडागोजी की क्लास है और जो आज हम कर रहे हैं ये इंग्लिश पेडागोजी की क्लास। सॉरी, ये आपकी फोर्थ क्लास है। कौन से नंबर की क्लास है? फोर्थ। देखो, पहली क्लास में हम कर चुके हैं लैंग्वेज क्या है, इसकी स्टेजेस हम पढ़ चुके हैं, फैक्टर्स हम पढ़ चुके हैं। दूसरी में हमने करा है भाई लैंग्वेज स्किल थ्योरी और फिर वाइगोत्स्की की थ्योरी। कल थर्ड क्लास में हमने एक टेस्ट किया है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब फोर्थ क्लास है जिसमें बेटा आज नहीं होगी, अब एक दो दिन में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अंजलि, खुशबू, नाज, प्रवीण, एकता, संजय, अनूप, तान्या, दीक्षु, नुजाता, काफी बच्चे लाइव आ चुके हैं। ये क्लास आप लोगों की डेली रहेगी, रेगुलर क्लास है। ठीक है, ये क्लास आप लोगों की रेगुलर रहेगी। जल्दी से पहले हम इंग्लिश पेडागोजी का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और इंग्लिश पेडागोजी की क्लासेस आप लोगों को हेल्पफुल रहेगी किस चीज में? हिंदी पेडागोजी में भी। तो ये दो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्लास है। तो 30 नंबर आप यहां से गेन कर सकते हो। आज कुछ हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के बारे में। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज बेटा कल मिल जाएगी समीर, पक्का कल मिल जाएगी। अभी ये क्लास खत्म होने के बाद ना मैं इसी पे वर्क करने वाली हूँ। काफी बच्चों की मुझे कुछ कुछ बातें पता चल रही है, तो मैं आज ये क्लास कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का मटेरियल आप लोगों को मिल जाएगा। जल्दी से जुड़ जाओ भाई। कुछ कुछ चीजें आज हम पढ़ लेंगे। डिफरेंट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। हाँ सना बेटा, सभी का कमेंट मुझे दिख रहा है। लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर क्या था बेटा? मुझे क्वेश्चन याद नहीं है। तमन्ना, प्रिंस, अंकित, मधुमिता, प्रीति, शिवानी, तो सभी आप कैसे हो? कैसे आप लोगों की तैयारी चल रही है? आई थिंक अच्छी चल रही होगी। डेली आप लोग क्लास अटेंड किया करो क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जो हमने क्वेश्चन करे थे ना, जैसे हमने कल 30 क्वेश्चन करे हैं, तो 30 के शायद 29 थे। 29 क्वेश्चन में आपके 29 कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। 29 क्वेश्चन से 29 कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर होते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, इसलिए हर क्वेश्चन जरूरी है। साथ साथ हम क्वेश्चन भी क्या करेंगे। मदर टंग को हिंदी में बोला जाता है मातृभाषा। इट इज दैट लैंग्वेज ऑफ द रीजन वेयर ऑल द पीपल यूज इट टू स्पीक, राइट एंड एक्सचेंज देयर थॉट। इट इज मोस्टली लर्न बाय एक्विजिशन। देखो, लैंग्वेज एक्विजिशन जो हम करते हैं, भाषा अधिग्रहण, वो नेचुरल प्रोसेस में होती है। ठीक है, यानी कि वो अब जैसे मातृभाषा नेचुरल तरीके से सीखी जाती है,
वो लैंग्वेज एक्विजिशन होती है। मातृभाषा बच्चे की होम लैंग्वेज भी होती है, होम लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। इसको हम फर्स्ट लैंग्वेज, बच्चे की पहली भाषा कौन सी है? मदर टंग। ठीक है, इसके द्वारा बच्चा अपने आप को क्या करता है? दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करता है, बोलकर, लिखकर, और अपने व्यूज को शेयर भी करता है। ठीक है बेटा, काफी कमेंट्स आ रहे हैं, इतने कमेंट एक साथ मत करो। हाँ बेटा, आज आप लोगों को पिंक्स जरूर मिल जाएंगे, या कल 12 बजे तक, कल आप लोगों को जरूर ये पिंक्स मिल जाएंगे, आप टेंशन मत लो। तो मातृभाषा आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मातृभाषा बच्चे की वो भाषा होती है जिसको बच्चा घर में प्रयोग करता है और घर वाले लोगों से सीखता है, नेचुरल सेटिंग में सीखता है। कौन सी सेटिंग होती है? नेचुरल। इसको विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट एनी एफर्ट्स, इसमें बच्चा एफर्ट नहीं लगाता जाता, इसमें बच्चा ज्यादा एफर्ट नहीं लगाता, अनकॉन्शियस माइंड से सीख जाता है। बच्चे को बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत नहीं होती, बच्चा नेचुरली इन चीजों को सीख जाता है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है मातृभाषा का सीखने को, इसको लैंग्वेज एक्विजिशन बोला जाता है। कई बार आता है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, पढ़ा है ना, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग अपोजिट हो जाता है। लैंग्वेज लर्निंग यानी कि दूसरी भाषा सीखना, जैसे मेरी हिंदी मातृभाषा में इंग्लिश सीखी तो मेरे को कॉन्शियस होना पड़ेगा, एफर्ट लगाने पड़ेंगे, उसके लिए फॉर्मल सेटिंग चाहिए, स्कूल में जाके मैंने सीखना शुरू किया। ठीक है, तो लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा है रूट लैंग्वेज। क्या है? रूट लैंग्वेज। एवरी लैंग्वेज इज डिराइव्ड फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। हर भाषा किसी दूसरी भाषा से आई है, जैसे हिंदी आई है संस्कृत से। ऑल द लैंग्वेज आर अ पार्ट ऑफ सम लैंग्वेज फैमिली। सारी भाषाएं किसी ना किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो फैमिलीज अभी हम पढ़ेंगे। रूट लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज फ्रॉम विच अनदर लैंग्वेज इज डिराइव्ड। रूट लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जहां से दूसरी भाषा डिराइव होती है। जैसे रूट होती है पेड़ की, उससे पेड़ बनते हैं बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारी टहनियां बनती है। ऐसे ही जो रूट है, रूट तो एक है, परिवार तो एक है, उसे बहुत सारी भाषाएं निकली हुई हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। मैनी लैंग्वेज हैज बीन डिराइव फ्रॉम संस्कृत। हिंदी कहां से आई है? संस्कृत से। क्लियर है ये दोनों? एक बार मुझे कमेंट करके बताओ। धर्मेंद्र, शुभी, साक्षी, मोनिका, कोमल, प्रिया, एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फिर हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो आगे देखते हैं। थर्ड, डायलेक्ट होती है एक बोली। डायलेक्ट को हिंदी में क्या बोला जाता है? बोली। When all the people of a specified region speak the same language, जैसे जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्र के लोग ज्यादातर कौन सी भाषा बोलते हैं? जैसे हरियाणा ले लो, हरियाणवी बोलते हैं। ठीक है, हरियाणा की बोली कौन सी होगी? हरियाणवी। मेवात की बोली कौन सी होगी? मेवाती। ठीक है, जिस एरिया के लोग जो भाषा बोलते हैं उसको बोला जाता है बोली। ठीक है, इट इज नोन एज डायलेक्ट। हरियाणवी, गुजराती, राजस्थानी, ये सारी क्या हो गई? बोलियां।
फिर आती है फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा। अपार्ट फ्रॉम अ कंट्री मदर टंग, ऑल अदर लैंग्वेज आर नोन एज फॉरेन लैंग्वेज। मातृभाषा मतलब अपने देश की भाषा के अलावा, जो देश की भाषाएं है ना, उसके अलावा जो भी भाषाएं आती हैं फॉरेन लैंग्वेज आ जाती हैं। जनरली हिंदी स्पोकन इन इंडिया, सो इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच एटसेट्रा आर फॉर्मल फॉरेन लैंग्वेज। हिंदी तो हमारी इंडियन हो गई, पर इंग्लिश, जर्मन और फ्रेंच इंडियंस के लिए फॉरेन लैंग्वेज हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट, बाइलिंगुअल एंड पॉलीग्लोटिज्म क्या होता है? देखो, बाई का मतलब होता है दो भाषाओं का प्रयोग। ठीक है, दो भाषाएं, बाई का मतलब हो गया दो भाषाएं। जैसे अ चाइल्ड हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज इज कॉल्ड बाइलिंगुअल। जो बच्चा दो भाषाएं बोल सकता है वो क्या है? बाइलिंगुअल। जैसे अभी हम हिंदी और इंग्लिश बोल सकते हैं तो वी आर बाइलिंगुअल। और मैं आप लोगों को कैसे पढ़ाती हूँ? बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ना तो प्रॉपर इंग्लिश में ना प्रॉपर हिंदी में। अब पोलीगोट कैन स्पीक 5 to 10 लैंग्वेज। पोली का मतलब होता है कम से कम 5 भाषाएं। कम से कम 5 तो बोले, 6 भी बोल सकता है, 7, 8, 9, 10, 5 से 10 तक कितनी भी भाषाएं बच्चा बोल सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। हिंदी इज प्रीविलेंट इन इंडिया, so if a child learn English then English become his second language। हिंदी तो भाई इंडिया में हर जगह बोली जाती है, तो हिंदी तो वहां की मातृभाषा हो गई। पर जो इंग्लिश है, बच्चा इंग्लिश को लर्न करता है। जिस चीज को हम लर्न करते हैं, सीखते हैं, एफर्ट लगाते हैं, एक्सपीरियंस जरूरी है और कॉन्शियस होना पड़ता है, तो उसको बोला जाता है सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज। आफ्टर लर्निंग बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, इन दोनों को सीखने के बाद, इफ अ चाइल्ड लर्न फ्रेंच, जर्मन एटसेट्रा देन ही इज नोन एज पॉलीगोट। अगर बच्चा हिंदी और इंग्लिश के बाद फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, रशियन, 2-3 और भाषाएं सीखता है तो बच्चा क्या कहलाएगा? पॉलीग्लोटिज्म। मैनी इंडियन यूज मोर देन वन लैंग्वेज इन देयर डे टू डे लाइफ। हमारे भारत में क्या होता है, बहुत सारे लोग एक से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं। जैसे हिंदी, इंग्लिश तो ज्यादातर बोलने ही लग गए हैं। सो पॉलीग्लोटिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ हियर। पॉलीग्लोटिज्म इंक्रीज कॉग्निटिव एंड पेडागोजिकल एफिशिएंसी। पॉलीग्लोटिज्म से बच्चे की संज्ञानात्मक और पेडागोजिकल एफिशिएंसी बढ़ती है। एक बार बेटा कमेंट करके बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो। बेटा ये क्वेश्चन डेली ना पूछा करो। वेरी गुड ज्योति, एकता, विनिशा, अंशु, आमिर, कोमल। अच्छा, आप लोगों को लिखना है? चलो लिख लो, साथ साथ लिख लो आज आप। मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम दिया करूंगी साथ साथ लिखने का। जल्दी लिखो, साथ साथ लिखना चाहोगे या बाद में? अंशु, मदर टंग, रूट, चलो ये चीजें आप बाद में लिख लेना। और मैं आप लोगों को अब साथ साथ टाइम भी दूंगी। आप मुझे बताओ, साथ साथ लिखना चाहोगे या बाद में? हाँ बेटा, सेम है। जल्दी बताओ, साथ में लिखना है या बाद में? देखो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। मदर टंग, रूट लैंग्वेज, डायलेक्ट, फॉरेन लैंग्वेज और बाइलिंगुअल एंड पॉलीग्लोटिज्म। कोई नई प्रॉब्लम है? वेरी गुड, सारी बहुत हेल्पफुल है समीर बेटा, और रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। नेक्स्ट देखो, अभी हम लैंग्वेज फैमिलीज के बारे में बात करते हैं। आजकल क्वेश्चन यहां से आएगा थोड़ा सा, जब एग्जामिनर डिफिकल्ट लेवल बढ़ाता है ना एग्जाम का, तो थोड़ा डिफिकल्ट चीजें पूछते हैं। कितनी फैमिलीज हैं?
इंडिया की लैंग्वेज फैमिलीज कितनी है? 4। कितनी फैमिलीज है? 4। इन फैमिलीज के नाम भी पूछ सकता है। देखो, पहली है इंडिया इज अ यूनिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। हमारा भारत जो है वो भाषाई विविधता से अपने आप को एक अलग दिखाता है, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द वेराइटी ऑफ लैंग्वेज फैमिली दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। हमारे देश में लैंग्वेज फैमिलीज भी हैं। देयर आर 4 लैंग्वेज फैमिलीज इन इंडिया। कितनी फैमिलीज है? 4। इंडो आर्यन, द्रविडियन, तिब्बतो बर्मन या ऑस्ट्रो एशियन, या इसको मुंडा भी बोल सकते हैं। एक बार देख लेते हैं। सम प्रोमिनियंट लैंग्वेज इन ईच ऑफ दीज लैंग्वेज फैमिलीज आर गिवन बिलो। ठीक है, क्या होता है, कुछ लैंग्वेज फैमिलीज इसमें से आती है। जैसे पूछ लिया हिंदी कौन से लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करता है? इंडो आर्यन, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। देखो एक बार गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 हो गई। 1 2 3 4 5, 5 इसमें हो गई। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें हो गई। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कितनी सारी लैंग्वेज हो गई ना? कितनी लैंग्वेज हो चुकी हैं? इंडो आर्यन में आते हिंदू, उर्दू, बंगाली। देखो यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। गुजराती कौन से परिवार से बिलोंग करती है? इंडो आर्यन। हिंदी, उर्दू, बंगाली, आसामी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, नेपाली, उड़िया, कश्मीरी। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन इंडो आर्यन से पूछा जाता है। एक तो इसमें ज्यादा है, ज्यादा वाली चीजें बच्चों को याद नहीं हो पाती हैं। द्रविडियन में आएगी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कुरुक। तिब्बतो बर्मन में आएगी मणिपुरी, अंगामी, बोडो, गारो, त्रिपुरी, तंगसा, मीजो। मुंडा में आएगी मुंडा, मुंडारी, हो, संथाली। संथाली कई बार पेपर में पूछा गया है। सवारा एटसेट्रा। ठीक है, कई बार यहां से सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे। जैसे संथाली कौन से परिवार से बिलोंग करता है? मुंडा। एकदम से पूछ लिया कश्मीरी, इंडो आर्यन। तमिल, द्रविडियन। बोडो भी कई बार पूछी गई है, ये आते तिब्बतो बर्मन से। जल्दी पूछो भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो? इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो पूछ लो। हाँ बेटा ईशा, ये क्लास लाइव है। स्क्रीन ब्लर है अली की? अच्छा अच्छा, अब सब अपनी लैंग्वेज देखोगी किसकी कौन सी है। क्लियर तो है भाई स्क्रीन? स्क्रीन में कोई दिक्कत नहीं है? स्क्रीन में कोई भी दिक्कत नहीं है? हाँ बेटा समीर, हिंदी इंग्लिश की चाहे पंजाबी हो ऑलमोस्ट सेम होती है। मनोज, काफी कमेंट्स में नहीं देख सकती हूँ। अच्छा प्रियंका, संथाली झारखंड, वेरी गुड प्रियंका। कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, ओके। और भी इंक्लूड हो सकती है, पर मेन यही है, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। इससे ज्यादा आप लोगों का क्वेश्चन नहीं आएगा। ईशा बेटा देखो क्या है, सीधा सीधा देख लो। हिंदी इंडियन लैंग्वेज की कितनी फैमिली है? 4। इंडो आर्यन, मुंडा, द्रविडियन, तिब्बतो बर्मन। हर जैसे कोई भी एग्जाम, ये आप लोगों को ना थोड़ा रटना पड़ेगा। ये क्वेश्चन किस में कौन सा इंक्लूड है, कौन से परिवार से कौन सी भाषा आई है। ठीक है, कौन से परिवार से कौन सी भाषा आई है। क्लियर है? ये थोड़ा रटने वाला
क्लास है। चलो भाई आगे चलते हैं। अब इंडियाज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? More than 1600 languages are spoken in India and these languages belong to 4 different family. 1600 से ज्यादा भाषाएं इंडिया भारत में बोली जाती हैं और जो सारी भाषाएं बिलोंग करती हैं 4 फैमिली से। अभी हम पढ़ चुके हैं। इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल कंट्री बिकॉज ऑफ दिस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। भारत एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, बहुभाषिक देश है, क्योंकि इसमें बहुत प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। मल्टीलिंगुअलिटी इन इंडिया, अब एक कंसेप्ट आया ना मल्टीलिंगुअलिज्म, वो यहीं से आया है। मल्टीलिंगुअलिटी इन इंडिया ऑल्सो हैज मैनी डायमेंशन। भारत में बहुभाषिकता में बहुत सारी चीजें आती हैं। वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ दिस मल्टीलिंगुअलिटी, देखो ये क्वेश्चन आएगा अब, जो मल्टीलिंगुअलिटी के बारे में बोला गया, कौन से शेड्यूल में बोला गया है? 8th शेड्यूल में। कौन से शेड्यूल में? 8th शेड्यूल में ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। 22 लैंग्वेज, दीज आर इंडीड सम ऑफ द मेजर लैंग्वेज ऑफ इंडिया। 22 भाषाएं हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। भाग 17 पार्ट 17 और लिख लो। पार्ट 17 के 8th शेड्यूल में कितनी भाषाओं का जिक्र है? 22 भाषाएं, जो बड़ी बड़ी भाषाएं हैं, जो ज्यादातर बोली जाती हैं। 1600 लैंग्वेज आर स्पोकन इन इंडिया एंड दीज लैंग्वेज बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट कंट्री। 1600 भाषाएं हैं जो 4 अलग अलग लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती हैं। शायद दोबारा रिपीट हो गया। इंडिया इज कॉल्ड मल्टीलिंगुअल कंट्री बिकॉज ऑफ दिस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। मल्टीलिंगुअलिटी इन इंडिया ऑल्सो हैज मैनी डायमेंशन। ठीक है, दीज आर इंडीड सम ऑफ द मेजर लैंग्वेज। आगे देखते हैं। एट द टाइम ऑफ अवर इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश आजाद हुआ था, दिस शेड्यूल कंटेन, 8वें शेड्यूल में 14 भाषाओं का जिक्र था। कितनी भाषाएं थी? सिर्फ 14। परंतु बाद में ये 14 से 22 कर दी गई। एन एविडेंस ऑफ अवर मल्टीलिंगुअलिटी एंड ऑफ द मोस्ट एंड ऑफ द इम्पोर्टेंस पीपल अटैच टू देयर लैंग्वेज। हर बच्चे को अपनी भाषा से एक लगाव होता है। हर बच्चे को अपनी भाषा से क्या होता है? एक लगाव। ठीक है, तो देखो कई बार आता है कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 1600। ठीक है, अब देखो 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। कौन से भाग में जिक्र है? 17 में, शेड्यूल 8। कितनी भाषाएं? 22। ये 22 भाषाओं वाला क्वेश्चन जरूर आता है कॉन्स्टिट्यूशन का। और हिंदी हमारी राजभाषा है, अंग्रेजी हमारी सह राजभाषा है। जरूर आएगा एक क्वेश्चन। लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुसार भाषा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343। कौन सा आर्टिकल कहता है? 343। इन हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हिंदी कौन सी लिपि में लिखी है? देवनागरी लिपि में। और ये हमारी क्या? ऑफिशियल लैंग्वेज। देखो कई लोग बता देते हैं ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है हिंदी। नहीं, हिंदी इज नॉट अवर नेशनल लैंग्वेज। ये हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि राजभाषा। इंग्लिश इज द एसोसिएट लैंग्वेज। इंग्लिश कब है? एसोसिएट लैंग्वेज, सह राजभाषा का दर्जा मिला है। ये क्वेश्चन आता है। इनिशियली इंग्लिश वॉज गिवन द स्टेटस फॉर 15 ईयर। इंग्लिश को दर्जा, सहराज भाषा का दर्जा 15 साल बाद मिला 1963 में। इट वॉज परमानेंटली मेड द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। अब इसको परमानेंट दर्जा मिल गया सहराज भाषा का अंडर द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। देखो आर्टिकल 343 तो कहता है भाई
आर्टिकल 343 के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है और इंग्लिश हमारी सह राजभाषा। आर्टिकल 345 आस्क ईच स्टेट टू लीगली अडॉप्ट वन और मोर लैंग्वेज स्पोकन इन देयर स्टेट अलोंग विद हिंदी एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी कि आर्टिकल 345 हर राज्य को ये दर्जा देता है कि वो लीगली एक से ज्यादा ही भाषाएं चूज कर सकता है, पर हिंदी को तो उसे चूज करना ही होगा। हिंदी को तो उसे चूज करना ही होगा। हिंदी के साथ दूसरी भाषाएं वो बोल सकते हैं। हिंदी वॉज डिक्लेयर टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तर प्रदेश। हिंदी कहाँ कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। 1 2 3 4 5 6 7 7 राज्यों की हिंदी कौन सी भाषा है? 7 राज्यों की हिंदी राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज। याद कर लो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा सूत्र। हम लोगों का नेशनल लैंग्वेज। आप कहां से बिलोंग करते हो नीलिमा, बताओ कहां से आप बिलोंग करते हो? बेटा मोहम्मद, बात क्या है? क्या हुआ बेटा? पार्ले दिक्कत बताओ। अभी देखो क्या है, आप लोगों का टाइम है कम, सिलेबस है ज्यादा। अगर हम ऐसे सोचे ना कि पहले वो वाली क्लास लग जाए फिर हम दूसरी ले लेंगे, ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है, ऐसा नहीं हो पाता है। चलो नेक्स्ट करते हैं। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला एक बार हम समझ लेते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 एम्फेसाइज द इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। मुदालियर कमीशन जो आया था सेकेंडरी एजुकेशन का, इसको मुदालियर कमीशन भी बोला जाता है, जो 52-53 में आया था। उन्होंने बोला था कि भाई इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, उन्होंने बोला था इंग्लिश के ऊपर बल दिया था। परंतु एजुकेशन कमीशन 1966-64 में आए थे। इसको कोठारी कमीशन भी बोला जाता है। कोठारी कमीशन ऑल्सो एग्रीड टू इट। इट प्रपोज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला टिल क्लास 10। इन्होंने 10वीं तक त्रिभाषा सूत्र को अपनाने की सुझाव दिया। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला स्टेट दैट फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज इन द स्कूल। देखो कैसे होगी 3 लैंग्वेज। जैसे फर्स्ट लैंग्वेज किसी की भाई हिंदी होगी और नॉन हिंदी हो गई, हिंदी और नॉन हिंदी। फर्स्ट लैंग्वेज बच्चे की क्या होती है? मदर टंग, मातृभाषा। दूसरी है सेकंड लैंग्वेज। देखो इसको 2 तरीके से, पहली फर्स्ट लैंग्वेज जिसकी हिंदी है, फर्स्ट लैंग्वेज जिसकी हिंदी नहीं है। फर्स्ट लैंग्वेज जिसकी नॉन हिंदी है। ठीक है, एक बार थर्ड और देख लेते हैं। 2 तरीके से बनता है। सेकंड लैंग्वेज जिसकी हिंदी है, सेकंड लैंग्वेज जिसकी नॉन हिंदी है। 2 तरीके से एग्जाम्पल लो। जैसे मेरी मातृभाषा हिंदी है तो दूसरी मेरी इंग्लिश होगी, तीसरी कोई सी मैं आधुनिक भाषा सीख सकती हूँ। जैसे मेरे को स्कूल में 3 भाषाएं सिखाई गई थी। मैं अपना एग्जाम्पल, पहले मैंने हिंदी सीखी, के बाद मैंने इंग्लिश के बाद मैंने सीखी संस्कृत। 8वीं तक मुझे संस्कृत पढ़ाई गई थी। इसमें 10वीं तक बोला गया कि 10वीं तक कम से कम 3 भाषाओं का ज्ञान तो कराना ही कराना है। तो हो गया, पहली मदर टंग हो गई, फिर दूसरी भाई
जिसकी पहली लैंग्वेज हिंदी है तो दूसरी क्या सीखेगा, इंग्लिश। और जिसकी पहली लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, जैसे किसी की हो गई पंजाबी, तो दूसरी हो जाएगी उसकी हिंदी। अगर जिसकी सेकंड लैंग्वेज हिंदी है, देखो दो, एक एग्जांपल देती हूँ, पहली लैंग्वेज हिंदी, दूसरी इंग्लिश, तीसरी जैसे संस्कृत हो गई या कोई भी फॉरेन फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट, पहली भाषा जिस किसी की पंजाबी हो गई, उर्दू हो गई, संस्कृत हो गई, तो दूसरी भाषा बच्चा हिंदी सीखेगा, तीसरी भाषा बच्चा इंग्लिश सीखेगा। तो लैंग्वेज जिसकी हिंदी है तो तीसरी भाषा वो इंग्लिश सीखेगा, और जिसकी सेकंड लैंग्वेज नॉन हिंदी है तो वो कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज, आधुनिक भाषा सीखेगा। कोई भी आधुनिक भाषा, जैसे आजकल बच्चे फ्रेंच सीख लेते हैं, जर्मन सीख लेते हैं, कोई भी भाषा बच्चा सीख लेता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन, टॉप डाउन टीचिंग अप्रोच। टॉप डाउन और बॉटम अप, ये जरूर आता है पेपर में ना, याद होगा, टॉप डाउन, बॉटम अप। देखो मैं आपको बता देती हूँ एक बार अपने शब्दों में। टॉप का मतलब है यानी कि पहले लिखना सीखो, फिर पढ़ना सीखो, फिर बोलना सीखो। जैसे हमारे समाज में इंग्लिश है, पहले हमने लिखना सीखी थी, ठीक है, फिर उसको पढ़ना सीखा, रीडिंग करना, रीडिंग करने के बाद अब बोलना सीख लिया है। तो ये टॉप डाउन अप्रोच होगी, ऊपर से नीचे आना, बड़ी चीज से छोटी चीज पर आना, ठीक है। अब इसे बोला जाता है होल टू पार्ट। अब दूसरी है बॉटम अप अप्रोच, जिसमें पहले हम बच्चों को अल्फाबेट सिखाएंगे, फिर वर्ड्स, फिर फ्रेज, फिर सेंटेंस, फिर पैराग्राफ, ठीक है, इस तरीके से वो क्या हो जाएगा भाई आपका बॉटम अप। अब एक बार देख लेते हैं, अ टॉप डाउन टीचिंग स्टाइल फोकस ऑन प्रोवाइडिंग स्टूडेंट अ लार्ज व्यू ऑफ अ सब्जेक्ट। टॉप डाउन अप्रोच में लार्ज व्यू दिया जाता है, इमर्सिंग दैम इन अ बिग पिक्चर विदाउट एक्सप्लेनिंग द कंपोनेंट दैट मेक अप द सब्जेक्ट। एक बार एग्जाम्पल देख लो, फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज क्लास, अ टॉप डाउन अप्रोच वुड बिगिन बाय immersing student in all aspect of learning English immediately, including, देखो क्या किया, पहले राइटिंग सिखाया, फिर रीडिंग, फिर प्रोनाउंसिएशन। स्टूडेंट वुड नॉट बी टोट द इंटर inquiries of vowels, nouns, pronouns first, instead of they would be plugged into the totality। पहले totality सिखाई लिखना, उसके बाद हमने नाउन सीखा, प्रोनाउन सीखा, फिर वोवल सीखे, एंड देन ग्रेजुअली लर्न द बिल्डिंग ब्लॉक दैट मेक अप इंग्लिश लैंग्वेज। फिर उसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक सीखे, जो क्या है, एक हमारी इंग्लिश भाषा। नेक्स्ट, बॉटम अप अप्रोच बिल्कुल उसकी ऊपर है, जैसे अनलाइक अ टॉप डाउन टीचिंग अप्रोच इन विच रीडर टेक्स अ मैक्रो व्यू ऑफ अ सब्जेक्ट फर्स्ट। माइक्रो, ये देखो टॉप डाउन में मैक्रो व्यू होता है, और बॉटम टीचिंग अप्रोच में क्या होता है, पार्ट से शुरू करते हैं, पार्ट टू होल, एंड ग्रेजुअली बिल्ड अप द होल। फॉर एग्जाम्पल इन अ लैंग्वेज क्लास, इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज, अ बॉटम अप अप्रोच वुड बिगिन विथ थिंग्स सच एज, एक सेकेंड रुको, इनमें कुछ काफी कम कम भी लिखा हुआ है। ठीक है, जिसमें हम पहले बिगिन विथ क्या करेंगे, पहले हम सीखेंगे प्रोनाउंसिएशन, अल्फाबेट सीखेंगे, फिर वर्ड, फिर फ्रेज, फिर सेंटेंस, पार्ट टू होल चलेंगे, छोटी चीज से बड़ी चीज पर जाना,
और उसमें टॉप डाउन में इसका उल्टा है, एक जरूर आती है पेपर में। जेंडर है सोशल कंस्ट्रक्ट। जेंडर, देखो जेंडर दो चीजें होती हैं हिंदी में, अगर उसको लिंग लिखा है, ठीक है, और जेंडर लिंग हो गया तो ये बायोलॉजिकल होता है। जैसे सेक्स हो गया, लड़का या लड़की, गर्ल या बॉय है, ठीक है। और जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट होता है जिसमें बच्चे के रोल्स डिफाइन होते हैं। लड़का ये काम करेगा, लड़की ये हम सोशली बनाते हैं। जैसे अवर सोसाइटी इज मेड अप ऑफ मैन एंड वुमेन, बोथ द जेंडर टुगेदर फॉर्म द सोसाइटी आफ्टर एडजस्टिंग विद ईच अदर, टुगेदर दे टीच देयर चिल्ड्रन सोशल वैल्यू, मोरल वैल्यू, दस दे फॉर्म अ सोसाइटी। जो जेंडर को बनाया गया है ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है और इसमें बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटीज बताई जाती है। क्या बताई जाती हैं बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, रोल ऑफ जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। टू मेक अ सोसाइटी बोथ द जेंडर आर नेसेसरी बिकॉज टुगेदर दे फॉर्म अ सोसाइटी, दोनों मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं। एक गुड सोसाइटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड व्हेन बोथ द जेंडर हैव इक्वल राइट। एक अच्छी सोसाइटी वो होती है जिसमें दोनों को इक्वल राइट मिले होते हैं। अ गुड सोसाइटी बिकॉज ऑफ ओल्ड कॉस्ट्यूम कस्टमर वुमेन डू नॉट एंजॉय इक्वल राइट। पहले लड़कियों को इक्वल राइट नहीं दिए जाते थे, एज अ रिजल्ट वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, जिसके प्रभाव से क्या था, महिलाओं को के साथ भेदभाव होता था। बट टू मेक अ गुड सोसाइटी बोथ द जेंडर आर नीड बिकॉज ओनली मेल और फीमेल जेंडर कैन नॉट फॉर्म अ सोसाइटी। ना तो सिर्फ एक लेडी से ही सोसाइटी बनती है ना जेंट से, दोनों से मिलकर सोसाइटी बनती है। बट इफ बोथ एडजस्ट विद ईच अदर ओनली देन अ गुड सोसाइटी कैन बी फॉर्म्ड। पर जब दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना सीखते हैं तभी सोसाइटी का निर्माण होता है। दस फॉर सोशल कंस्ट्रक्ट रोल जेंडर इज मस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, जेंडर बायस क्या होता है, जिसमें एक जेंडर को ज्यादा प्रधानता दी जाती है और दूसरे को कम। एक जेंडर को क्या किया जाता है, ज्यादा महत्व दिया जाता है, दूसरे जेंडर को कम। ठीक है, तो जेंडर बायस मीन्स व्हेन वन जेंडर इज कंसिडर इंफीरियर टू अदर, एक को अच्छा माना जाता है दूसरे को इंफीरियर माना जाता है, एक को सुपीरियर एक को इंफीरियर। व्हेन मेल जेंडर इज कंसिडर इंफीरियर टू फीमेल जेंडर और वाइस वर्सा, जब महिलाओं को ज्यादा प्रधानता दी जाती है और मेल को कम। चलो थोड़ा स्लो चल लेते हैं, बेटा हिंदी में नहीं मिलेगा। देखो शिवानी बेटा, आज की क्लास का एक बार मैं रिव्यू ले लेती हूँ, इसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये चीजें रटने वाली हैं, कुछ चीजें रटने वाली होती है, वो जब समझ में आती है जब 2-3 बार रिवीजन हो जाता है। समझ रहे हो? चलो, जेंडर बायस का मतलब सभी को पता है, जब एक जेंडर को दूसरे जेंडर से ज्यादा ऊपर माना जाता है और एक को कम माना जाता है। जेंडर बायस, फीमेल जेंडर इज कंसीडर टू बी इंफीरियर टू मेल जेंडर, यानी कि महिला को पुरुष से कमजोर माना जाता है, इसको बोला जाता है जेंडर बायस। जेंडर देन वी कीप ट्राई टू बेट बी लिटिल ईच अदर अंडर जेंडर बायस वुमेन आर कंसीडर टू बी इंफीरियर टू मैन फोक। बॉयज सर्व फूड, हम कहते हैं ना लड़कों को खाना प्लेट में मिलेगा, लड़कियों को खाना हाथ में दिया जाएगा। लड़कों को प्लेट में दो, लड़कियों को हाथ में, तो ये जेंडर बायस हो गया। जेंडर बायस गिव राइज टू
जर्विटिज्म रूढ़िवादिता को जन्म देता है, विच मेक्स अ प्री नोशन इन द सोसाइटी दैट वुमेन आर इंफीरियर टू मैन। इससे ये बात को बढ़ावा मिलता है वुमेन कमजोर है, मैन ताकतवर है। सो वी कैन सेफली से दैट जेंडर बायस इज नॉट अ गुड फॉर सोसाइटी। जेंडर बायस सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। फैक्टर प्रोड्यूसिंग जेंडर बायस। अब हम देखो क्या क्या पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक बारी। देखो एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। मातृभाषा क्या होती है? रूट लैंग्वेज क्या होती है? जिस रूट से और दूसरी भाषाएं निकली हुई होती हैं। नेक्स्ट आता है भाई डायलेक्ट। चलो संतोष, वेरी गुड। सिलेबस बेटा आप लोगों को पेडागोजी का 10 तारीख तक कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश रहेगी। डायलेक्ट होता है बोली, फॉरेन लैंग्वेज होता है जो हम इंडिया की अपने देश की भाषाओं के अलग दूसरे देश की भाषाएं सीखते हैं। बाइलिंगुअल जब दो भाषाएं सीखते हैं। पॉलीग्लोटिज्म होता है जब 5 से ज्यादा भाषाएं सीखी जाती हैं। हमारे देश में कितनी लैंग्वेज फैमिली है? 4। ये रटने वाली चीजें हैं सिर्फ, इसलिए बोरिंग लग रहा है। इंडिया एक लिंग्विस्टिक कंट्री है। कौन से आर्टिकल में क्या बातें बोली गई ये आपको पता होनी चाहिए। आर्टिकल 43, आर्टिकल 45 के बारे में याद होना चाहिए। और हिंदी कौन कौन से राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है। फ्री लैंग्वेज फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? 3 भाषाएं कम से कम स्कूल में पढ़ानी चाहिए। ठीक है, किस तरीके से होगा ये। नेक्स्ट टॉप डाउन, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, बड़ी चीज से छोटी चीज पर आते हैं। जैसे पहले ट्री समझा दिया, ट्री के बाद उसके पार्ट समझाएं, होल टू पार्ट। फिर आता है बॉटम अप, जब हम पार्ट टू होल जाते हैं। जैसे हमने पहले समझा भाई वर्ड, फिर मीनिंग, फिर उसका सेंटेंस बनाया, फिर उसका भाई हमने पैराग्राफ बनाया, ऐसे लिखा। नेक्स्ट जेंडर, एक सोशल जेंडर, एक देखो लिंग होता है। जो बच्चे का लिंग होता है वो बायोलॉजिकल होता है कि लड़का है या लड़की। एक होता है भाई सोशल कंस्ट्रक्ट, जिसमें बच्चे के रोल डिफाइन हो जाते हैं। रोल कि लड़का ये काम करेगा, लड़के बाहर के काम करेंगे, लड़कियां घर के। सोशल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, हाँ बेटा मोहम्मद, यूट्यूब पे भी क्लास होगी 9:30 बजे। ठीक है, देखो जिन बच्चों को कम समझ में आ रहा है ना, 2-3 बार क्लास देखना, याद करना इन चीजों को। अब क्या होता है, सोसाइटी दोनों से बनती है, ना तो मेल से बनती है ना फीमेल से। जेंडर बायस, जिसमें एक जेंडर को ज्यादा सुपीरियर माना जाता है दूसरे से। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ, आंसर्स बताओ चलो इसके। समझो बेटा। तना, कुमार, धनेश, मोहम्मद। पता है मुझे लग रहा है आप 2 क्लासेस में कन्वर्ट हो रखे हो, कभी यहां क्लास ले रहे हो कभी वहां क्लास। इस वजह से आप लोग थोड़ा सा इधर उधर हो पा रहे हो। जल्दी बताओ आंसर इसका।
आंसर दो। श्रेया, a teacher of class 4th asked the learner to complete the dialogue in the given basis and then to role play. बच्चों से कहती है कि एक डायलॉग को पूरा करो और रोल प्ले करो उन डायलॉग्स को यूज करते हुए। जब बच्चा रोल करता है तो बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर दिया है। तो बच्चा लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग चारों स्किल का सुनेगा भी, बोलेगा भी, लिखेगा भी और राइट भी करेगा। सारी चीज उसको करनी होगी। नेक्स्ट, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर ऐसे दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल एट प्राइमरी लेवल। इनमें से प्राथमिक कक्षाओं में राइटिंग सुधारने के लिए, रीडिंग स्किल डेवलप करने के लिए सबसे जरूरी क्या है? एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट ऑलरेडी रीड, ओनली नोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट, एबिलिटी टू रीड वर्ड करेक्टली, एबिलिटी टू रीड फ्रेज करेक्टली। बताओ क्या होगा इसका आंसर? बताओ इसका आंसर बताओ, जब मैं समझ जाऊंगी आप इंटेलिजेंट बच्चे हो भाई। ऐसे दो, 2 का आंसर क्या है जल्दी? टू का आ रहा है। गलत समझ रहे हो बेटा, गलत समझ रहे हो। आंसर रिपीट करो। देखो रीडिंग का मतलब क्या बताया था मैंने? अर्थ ग्रहण करने की क्षमता, अंडरस्टैंड द मीनिंग, यानी कि पढ़ते समय जो टेक्स्ट में लिखा है उसको समझ पाना। एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट ऑलरेडी रीड, उस वाले टेक्स्ट को समझ लेना जो पढ़ाया जा चुका है। अब मैंने कोई टॉपिक बच्चों को पढ़ा दिया है प्राइमरी क्लासेस में, अब मैं उनसे करूं बेटा रीड करो, ताकि वो उसको अच्छे तरीके से और समझ सके। अंडरस्टैंड कॉम्प्रीहेंशन से रिलेट करता है, इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। आंसर इज फर्स्ट। जिसमें ओनली आ जाता है वो आंसर कभी नहीं होता। यानी कि बस वर्ड को करेक्टली रीड कर पाना या फ्रेजेस को करेक्टली रीड कर पाना, नो। वर्ड और फ्रेज एक टाइप से तो यही हो गया। जब किसी एक चीज पर फोकस कर रखा होता है वैसे आंसर नहीं होते हैं। वेरी गुड नीतू एंड प्रियंका। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वाइल रीडिंग अ लर्नर नीड्स टू, जब पढ़ते हैं तो एक अधिगमकर्ता को किस चीज की जरूरत होती है? ट्रांसलेट द रिटन सिंबल इनटू कोरेस्पॉन्डिंग साउंड टू ग्रैस्प देयर मीनिंग, perceive and decode letter in order to read words, understand every word to grasp the meaning of the text, guess the contextual meaning of new word to understand the text। बताओ क्या होगा इसका आंसर? बताओ। इसमें देखो रीडिंग लिखा है, इसमें रीडिंग स्किल नहीं लिखा है, ये बात ध्यान रखना। रीडिंग और रीडिंग स्किल अलग अलग हो जाता है। रीडिंग स्किल पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था, देखो रीडिंग स्किल तो मतलब है पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करने की क्षमता। अब लिखा है रीडिंग। जल्दी बताओ आंसर क्या होगा 3 का, मैं बता देती हूं फिर। इसका आंसर देखो होगा बी, यानी कि अल्फाबेट्स को पहचान कर वर्ड को रीड करना, परसीव एंड डिकोड द लेटर इन ऑर्डर टू रीड वर्ड, ये होता है रीडिंग। जब बच्चा पढ़ता है बस अर्थ नहीं समझता, वर्ड बोलना सीखता है। डिप्थोंग्स क्या होते हैं? डिप्थोंग्स होते हैं डबल वोवल साउंड। देखो इंग्लिश में वोवल्स होते हैं भाई कितने, 20, जिसमें 8 तो होते हैं प्योर वोवल्स, 8 होते हैं डिप्थोंग्स और 12 होते हैं प्योर वोवल्स। ठीक है, तो डबल वोवल साउंड होता है।
डबल वोवल साउंड को बोला जाता है हिंदी में डिप्थोंग्स। इंग्लिश में है ना, इंग्लिश हमारी कोई फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है, हिंदी हमारी फोनेटिक लैंग्वेज है, उसमें हर साउंड का मीनिंग करेक्ट है। एक्सटेंसिव रीडिंग किस लिए पढ़ी जाती है? एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, रीडिंग द टेक्स्ट फॉर प्लेजर, रीडिंग टू नो द न्यू मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड, या रीडिंग टू एक्सप्लोरेट द क्रिटिक? जल्दी बताओ। सॉरी बेटा, इसका आंसर ये होगा, डबल कंसोनेंट साउंड नहीं, डबल वोवल साउंड होगा, डबल वोवल साउंड, सॉरी। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है? रीडिंग द टेक्स्ट फॉर प्लेजर, जिसमें बच्चा अपने आनंद के लिए, प्लेजर के लिए पढ़ता है। ये लाइन मैंने एज इट इज लिखवाई भी हुई है, जब बच्चा अपने लिए खुद खुशी के लिए पढ़ता है। प्री रीडिंग एक्टिविटीज मीन फॉर, देखो पढ़ने से पहले एक बार प्री रीडिंग ले लेना। टीचिंग द ग्रामेटिकल आइटम गिवन इन द टेक्स्ट, connecting previous knowledge and taking the learner into the text, connecting the whole class in one another, giving information about the writer of the text। जल्दी बताओ। देखो जब भी पैडागोजी के क्वेश्चन आए ना, कनेक्ट कर देना, कनेक्ट वाला आंसर ज्यादा अच्छा होगा। प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ देना, और फिर बच्चे को पढ़ाई में इन्वॉल्व कर देना, और जिसमें लर्नर होता है उसमें जाना आपको हमेशा पैडागोजी के आंसर में। लर्नर कनेक्ट करना उसकी प्रीवियस नॉलेज को, वो आंसर ज्यादा बेटर माने जाते हैं। नेक्स्ट, प्रिडिक्शन इन द टर्म ऑफ रीडिंग रेफर्स टू, प्रिडिक्ट करना यानी अनुमान लगाना, इन टर्म ऑफ रीडिंग, प्रीव्यू या यूजिंग प्रीवियस नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड देन आइडिया इन द टेक्स्ट एज क्लू टू द मीनिंग ऑफ अननोन वर्ड्स, यूजिंग नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर फॉर गेसिंग द कंटेंट एंड वोकैबुलरी, या पैराफ्रेजिंग। बताओ क्या होगा? जल्दी। इसका आंसर होगा बेटा, देखो प्रीवियस नॉलेज, प्रिडिक्शन कर देना यूजिंग प्रायर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड देन आइडिया इन द टेक्स्ट। पहले बच्चे को सब्जेक्ट के बारे में कितना पूर्व ज्ञान है उसका अनुमान लगा के, फिर नेक्स्ट आइडिया जो बच्चा टीचर पढ़ाना चाहता है उससे जोड़ दो, ताकि बच्चा नई चीज को सीख सके। आंसर होगा इसका बी। ठीक है, गैसिंग नहीं होता प्रिडिक्शन का मतलब, गैस करना नहीं होता, एक टाइप से प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन का मतलब इन टर्म्स ऑफ रीडिंग पूछा है, रीडिंग। ठीक है, तुक्का मारना नहीं होता। देखो पैराफ्रेजिंग क्या होता है, ये देख लो, एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोलना ताकि वो बात बच्चे को ज्यादा समझ में अच्छे से आ जाए। एक बात को अलग अलग तरीके से समझाना ताकि वो बात बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। इसको जीरन भी बोल देते हैं, जीरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्थोंग्स आर ऑल्सो नोन एज, डिप्थोंग्स को क्या बोला जाता है? ग्लाइड वोवल्स भी बोला जाता है, ग्लाइड वोवल्स। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाता है, ग्लाइड वोवल्स। While listening to a speech in English, sometimes we listen to basic unit of a sound। जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, जब हम इंग्लिश में कोई स्पीच सुनते हैं, समटाइम वी लिसन द बेसिक यूनिट ऑफ द साउंड, सिलेबस एंड अ वर्ड, देन सेंटेंस, देन पैराग्राफ। पहले किससे आए? साउंड, फिर सिलेबल, फिर वर्ड, फिर सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, ये बताओ किस प्रकार का प्रोसेस हुआ? टॉप डाउन या बॉटम अप? बॉटम से अप आ रहा है ना, तो बॉटम अप, बॉटम अप अप्रोच है ये। इन फ्री राइटिंग, फ्री राइटिंग का मतलब होता है बच्चा अपने अनुसार कुछ भी लिखे, उसको कोई टॉपिक दे दिया जाता है। अ लर्नर इज एंगेज्ड इन लिसनिंग आउट द थिंग ही और शी हैज जस्ट मेमोराइज्ड। मेमोराइज्ड वाले आंसर कभी नहीं आएंगे,
राइटिंग विद स्पेसिफिक रिलेशन टू स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर, राइटिंग विद स्पेसिफिक रिलेशन टू स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है। नो, राइटिंग सेंटेंस विदाउट अप्लाइंग हिज हर माइंड, विद दिमाग लगाए तो कोई लिख ही नहीं सकता। एक्सप्रेसिंग आइडिया विदाउट गिविंग मच अटेंशन टू स्पेलिंग एंड ग्रामर, ज्यादा स्पेलिंग और ग्रामर को अटेंशन ना देते हुए लिखे जाना, बस अपने आप को एक्सप्रेस कर देना, गलतियां बेशक हो पर लिखे जा रहा है बंदा। सुशीला डिस्कस अ शॉर्ट स्टोरी इन द क्लास एंड आस्क हर स्टूडेंट टू राइट एन आर्टिकल फॉर अ न्यूज़पेपर। एक सुशीला अपने बच्चों से स्टोरी डिस्कस करती है, फिर उनसे कहती है आर्टिकल लिखो फॉर अ न्यूज़पेपर ऑन द थीम ऑफ स्टोरी। स्टोरी भी दे दिया उसने, स्टोरी थीम क्या दिया, स्टोरी। व्हाट इज दिस राइटिंग, इस राइटिंग को क्या बोला जाएगा, राइटिंग फॉर अ न्यूज़पेपर, एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग, लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर, बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखो, एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग वो राइटिंग होती है जिसमें आपको पहले से इंफॉर्मेशन पता होती है, पहले आपको बता दिया होता है ये लिखना है और आप खुद से फिर उस चीज को लिख देते हो। पहले मैंने बता दिया ये चीजें लिखनी है और फिर आप उसको लिख रहे हो, तो वो एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग होती है। इंटरैक्टिव लिसनिंग मीन्स केयरफुली टू व्हाट इज सेड एंड रेस्पॉन्डिंग, curiosity to what is said, carefully for word and stress to judge the speaker mood and tone। इंटरैक्टिव राइटिंग क्या होता है, जब हम किसी से बात करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, उसमें हम जो दूसरा बोल रहा है उसके मूड और टोन से पता लगा लेते हैं वो क्या बोलना चाहता है, हम जज करते हैं। अ टीचर ऑफ क्लास 5th इज प्रैक्टिसिंग इंटरेक्टिव skill in the class, she should have listening to the word and stress, listening to the pronunciation। देखो, जब हम इंटरेक्टिव लिसनिंग करते हैं तो दूसरे का, स्पीकर का एटीट्यूड चेक करते हैं। क्या करते हैं, इंटरेक्टिव लिसनिंग में, इंटरेक्टिव लिसनिंग बोला है, इंटरेक्टिव लिसनिंग, इसका आंसर होगा लिसनिंग और रेस्पॉन्ड, लिसन भी करेंगे और रेस्पॉन्ड भी करेंगे। इंटरेक्शन का ग्लोबल लिसनिंग इज नॉट लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन विदाउट बीइंग कंस्ट्रेन्ड बाय प्रीसेट क्वेश्चन और टास्क एट डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। ग्लोबल लिसनिंग विदाउट बीइंग कॉन्स्ट्रेन्ड बाय प्रीसेट क्वेश्चन और टास्क। अब बेटा कल मिलते हैं इसी समय पर, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।